Hello students, welcome back. In previous lecture, we saw the four sums of Cauchy integral formula. Okay? इसके अंदर हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. अभी भी हमारे दो सम्स बाकी है जो वेरिएशन वाले हैं. जैसे कि अभी एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसके अंदर टोटल नीचे 3 फैक्टर दिया है. आगे जो हमने सम्स देखे थे उसके अंदर एक फैक्टर था नीचे, फिर 2 फैक्टर आए, इसके अंदर 3 फैक्टर है. 3 फैक्टर वाले सम बहुत कम केस में आते हैं, ज्यादा नहीं आते, और फिर भी एक वेरिएशन जो उसके अंदर होता है वो देखने के लिए हम ये सम देखने वाले हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट सम है एग्जाम्पल नंबर 6, वो थोड़ा इससे डिफरेंट वाला है. मतलब एक ही फैक्टर के स्क्वायर पावर, क्यूब पावर, फोर्थ पावर है तो क्या करना है उसके बारे में वो. ओके, तो सबसे पहले तो ये एग्जांपल देखते हैं. इसके अंदर मेथड में कोई वेरिएशन नहीं है, जो आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है. ओके, तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टेप अगेन रिपीट कर देता हूं. स्टेप क्या था? तो फर्स्ट स्टेप आपका ये था, i इज इक्वल टू आपका ये जो इंटीग्रल है ये सपोज करना है. सपोज यहाँ पे फैक्टर फॉर्म नहीं दिया तो फैक्टर फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, बट जो कि यहाँ पे फैक्टर फॉर्म ऑलरेडी गिवन है तो डायरेक्टली i इज इक्वल टू आप लिख लोगे. ओके, देन सेकंड स्टेप क्या आएगा कि यहाँ पे ये जो सर्कल बनता है वो सर्कल आपको डिफाइन करना है बाय फिगर. तो फिगर से मैं डिफाइन करूंगा. फिर थर्ड स्टेप आएगा, इनसाइड है आउटसाइड है वो आपको चेकआउट करना है. देन उसके बाद आपको कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला का जो मेन फॉर्मूला है वो अप्लाई करके सॉल्व करना है. सो सेम कॉमन स्टेप है, वैसे ही स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c फॉर -3z अपॉन z, z माइनस 1, z माइनस 2 इंटू dz. तो जो आपका इंटीग्रल था वो एज इट इज मैंने i इज इक्वल टू ले लिया. अब आपका सेकंड स्टेप, बट एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेप था वो स्टार्ट करते हैं. तो सर्कल को आपको डिफाइन करना है. सो हियर C is the circle, mod z is equal to 3/2 with center. सेंटर आपका इसके अंदर क्या बनेगा? तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि z के साथ में अगर रियल नंबर है तो आपका x कोऑर्डिनेट ऐड होगा, और इमेजिनरी नंबर है तो y कोऑर्डिनेट ऐड होगा. अगर दोनों है तो आपके x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं. ओके, इसके अलावा एक और मेथड समझाई थी कि z की जगह x प्लस आई वाई लेके सॉल्व करना, मॉड्यूलस ओपन करो तो आपको वहां से भी सेंटर मिल सकता है. ओके, बट यहाँ पे z के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपका सेंटर क्या बनेगा? 0 0, जो ओरिजिन वाला होता है. सो सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस ऑलवेज आपकी राइट हैंड साइड होगी, और वो क्या है? 3/2. 3/2 इज ऑल्सो कॉल्ड 1.5, यानी डेढ़. एक और दो के बीच में एग्जैक्टली वैल्यू जो आती है 1.5 वो बनेगी. ओके, तो 3/2 आपका रेडियस है. जैसे ये बन जाए इसके बाद आपको सबसे पहले तो क्या करना है? फिगर बनानी है. उससे आपको पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है. ओके, बट वो कंफर्म करने के लिए, बाकी तो आपको यहाँ पे शो करना ही है कि इनसाइड है या आउटसाइड. तो चलो फिगर ड्रॉ करते हैं. मैं अभी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, आप पेज के अंदर नीचे यहीं पे ड्रॉ कर दे. दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस. पहले पॉइंट देख लो, फैक्टर कौन कौन से है. यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब 0 होगा. ये 1 फैक्टर, ये 2, यानी कि 2 तक जाएगा. और आपकी रेडियस क्या है? 3/2, यानी 1 और 2 के बीच के अंदर जरूरत पड़ेगी. कोई भी वैल्यू माइनस नहीं है, मतलब यहाँ पे सारे x कोऑर्डिनेट के साइड पे ही आएंगे. तो सबसे पहले तो यहाँ पे ओरिजिन डिनोट करता हूं, दैट इज O 0 0, या फिर सेंटर कैपिटल C भी नाम दे सकते. ओके, देन पहले तो रेडियस के हिसाब से सर्कल ड्रॉ कर दो. तो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट दे देता हूं 1 और ये 2. 1 और 2 के बीच में आएगा आपका 1.5, यानी कि z इज इक्वल टू क्या बनेगा? वो 3/2 जो रेडियस है वो. यानी यहां से सिमिलरली यहाँ पे 1 2, सिमिलरली वैसे ही इसके बीच में आएगा, फिर वैसे ही अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सब साइड शो करने की जरूरत नहीं. ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं. तो ये आपका सर्कल बन गया. ओके, इसके अंदर रेडियस जो है वो डिनोट कर दो. सो r इज इक्वल टू 3/2. ओके, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया. अब आपके जो पॉइंट्स है फैक्टर के वो डिनोट करो. पहला है z इज इक्वल टू 0, जो क्या आएगा यहाँ पे बीच में. फिर आएगा z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2.
अब इसके अंदर देखो यहाँ पे कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, सारे रियल नंबर है, तो एक्स एक्सिस पे आएंगे। एंड सेकंड थिंग प्लस है, ये फैक्टर है z माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एज्यूम करो तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, आपको ये डिनोट करना है। ओके, तो प्लस वन कहां पे होगा, यहां पे होगा, सो ये आपका बनेगा z इज इक्वल टू 1, देन ये बनेगा z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0 जो कि बनेगा यहां पे क्लियर दिख रहा है इसके अंदर ये जो पॉइंट है, एक ये z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, ये दोनों इनसाइड द सर्कल हो रहा है। ओके, बट z इज इक्वल टू 2 कहां निकल रहा है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो यही चीज आप यहां पे बाय मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, इसके अंदर भी ये निकलना चाहिए, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों राइट है। ओके, चलो तो अब इनसाइड आउटसाइड मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो आपके फैक्टर्स है वो फैक्टर्स आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने हैं, मॉड z के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। सो नाउ फॉर पोल्स, इसको पोल्स नाम देता हूं, फॉर पोल्स z इज इक्वल टू 0, इसमें अभी एक ही ले रहा हूं, z इज इक्वल टू 0। सो फॉर पोल z इज इक्वल टू 0, मॉड z के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, तो मॉड z इज इक्वल टू z की जगह 0 रखो तो आंसर भी क्या रहेगा 0, और 0 3/2 से छोटा है, सो लेस देन 3/2। अब नेक्स्ट फॉर पोल z इज इक्वल टू, नेक्स्ट आएगा आपका +1, ये z माइनस 1 है पर राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो +1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से z इज इक्वल टू 1, मॉड z के अंदर रखो तो z की जगह 1, तो आंसर रहेगा 1 विच इज ऑल्सो 3/2, यानी क्या था आपका 1.5, 1 और 2 से बीच में, यानी 1 से तो ये ज्यादा ही रहेगा। ओके, सो ये 1 आपकी वैल्यू रहेगी 3/2 से छोटी। ओके, नेक्स्ट फॉर पोल z इज इक्वल टू 2, सो मॉड z इज इक्वल टू z की जगह 2 रखूंगा, 2 मॉड्यूलस है, इमेजिनरी वैल्यू ऐसे कुछ है नहीं या दूसरी भी वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली 2 का मॉड 2 ही रहेगा। ओके, 3/2 इज 1.5, तो 1.5 2 से क्या है, छोटा है। ओके, यानी 2 बड़ा हो गया तो 2 ग्रेटर देन 3/2, और हमें यहाँ पे सिंपल लॉजिक पता है, जहां पे भी इसकी वैल्यू से ये वैल्यू छोटी आ रही है, मतलब ये लेस देन आ रहा है, तो लेस देन वाले इनसाइड द सर्कल होते हैं और ग्रेटर देन वाले आउटसाइड द सर्कल होते हैं। तो यहाँ पे नीचे मैं डिफाइन कर सकता हूं, तो डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, हियर पोल्स z is equal to 0, z is equal to 1 are inside the circle capital C, and pole z is equal to 2 is outside of the circle capital C। ऑलरेडी फिगर में हमने देख लिया था इसको, और यहां पे भी ये कंफर्म हो गया बाय मैथमेटिकली। सो ये जो इनसाइड वाले पॉइंट है वो आपके फॉर्मूला के अंदर यूज होंगे। ओके, और जो आउटसाइड वाले पॉइंट है वो चले जाएंगे f ऑफ z के अंदर। पहले फॉर्मूला वापस रिवाइंड कर लेता हूं। फॉर्मूला आपका एक्चुअल क्या था, f ऑफ z ऊपर था, नीचे फैक्टर था, और आंसर आपका बनता था 2πi f ऑफ, ये जो फैक्टर है वो फंक्शन के अंदर आता है। ओके, तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। इसके अंदर नीचे एक टाइम पे एक ही फैक्टर हो सकता है, ज्यादा नहीं। ओके, और यहाँ पे इनसाइड वाले कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 2, एक 0 और एक 1, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक टाइम पे एक ही फैक्टर रखना है, यानी कि मुझे वहां पे वो सेपरेट करने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, f ऑफ z के अंदर कौन से टर्म्स आते हैं, तो ये जो इनसाइड वाले फैक्टर है उसके अलावा रिमेनिंग टर्म यानी आउटसाइड वाला और ऊपर वाला जो टर्म बचता है वो आपके f ऑफ z के अंदर कंसीडर होंगे। ओके, तो वो भी हमें यहाँ पे शो करने हैं, तो वो शो कर रहा हूं मैं। ये खास ध्यान रखना, इस सम के अंदर जो वेरिएशन आता है वो इसके बाद ही आता है, यहां तक तो पूरा सम सेम ही रहता है। नाउ पहले f ऑफ z बना दो, f ऑफ z क्या बनेगा, ऊपर का 4 - 3z तो कंपलसरी आएगा। ओके, क्योंकि फंक्शन के अंदर से स्किप जो होता है वो इनसाइड वाले फैक्टर होते हैं, तो इनसाइड वाले पॉइंट कौन से है, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, ये फैक्टर फॉर्म में कौन से होंगे, z और z माइनस 1 होंगे, यानी ये दोनों इनसाइड। अब आउटसाइड चेक करो, आउटसाइड वाला कौन सा है, z इज इक्वल टू 2, ये इस साइड है तो z माइनस 2 बनेगा, तो z माइनस 2 फैक्टर, ये आउटसाइड वाला जो फैक्टर है वो आपको f ऑफ z के अंदर कंसीडर।
तो ये आपका एफ ऑफ जेड बन गया। ओके, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि एक टाइम पे दो दो फैक्टर आपके इनसाइड वाले बन रहे हैं, उसको मुझे सेपरेट करना है, तो वो नीचे जस्टिफाई कर रहा हूं हियर। पहले ये जो वैल्यू है वो लिख देता हूं पूरे इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ओवर सी फॉर माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, इसके इज इक्वल टू आपको वैल्यू लिखनी है। अभी इंटीग्रेशन हटा देता हूं क्योंकि पहले मुझे इसको सिंपल टर्म में सॉल्व करना है, तो बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए निकाल दिया। चलो पहले सॉल्व करते हैं। जो आपका एफ ऑफ जेड क्या है, ये है फॉर माइनस 3z z माइनस 2, तो ये टर्म तो पहले सेपरेट कर दो, तो फॉर माइनस 3z ये आगे लिख देता हूं मैं अपॉन z माइनस 2 ये आगे यहां पे लिख दिया। डन। अब ये दोनों टर्म जो बचे ये यहां पे पीछे स्पेसिफाई कर रहा हूं 1 अपॉन z माइनस 1। क्लियर, मैंने कुछ नहीं किया, खाली यहाँ पे फॉर माइनस 3z और z माइनस 2 आगे सेपरेट कर दिया। इसका रीजन ये है कि वो आपका एफ ऑफ जेड है, इसके अंदर आपको कोई हिलचाल नहीं करनी है, कोई वेरिएशन नहीं करना है, जो चेंजेस करने हैं वो इसके अंदर करने हैं। ओके, और करना क्या है, दोनों फैक्टर इनसाइड है, मुझे इसको नीचे से सेपरेट करना है। मतलब जो आप एलसीएम लेते हो दो टर्म का और फिर मर्ज करते हो, तो वो रिवर्स प्रोसीजर करना है, मर्ज में से सेपरेट करना है। ओके, तो यहां पे ये सेपरेट करना है, कैसे करता हूं ये ध्यान रखना। 11th 12th वाले स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि इंटीग्रेशन के स्टेप में वो आता था, डिप्लोमा में भी आता होगा, पर फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेना कैसे करना। तो पहले तो ये नीचे वाले टर्म एज इट इज लिख दो। ओके, ऊपर आपको ये सेपरेट करना है, तो ऊपर एक ही टर्म है कांस्टेंट 1। ओके, तो ये जो दोनों टर्म नीचे है वही टर्म आपको ऊपर बनाने हैं, सेम टू सेम, पर वो प्लस माइनस के फॉर्म में। तो जो टर्म आपको बनाने पहले लिख दो, क्या चाहिए, z और z माइनस 1, जो नीचे वाला टर्म है वही चाहिए, तो वो पहले लिख दो। अब प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट में ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी +1, तो बाकी यहाँ पे सॉल्व ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे टर्म एडजस्ट करो, प्लस माइनस या कांस्टेंट जो भी रखो, जिससे आपका आंसर वापस ये मिलना चाहिए। तो इसके अंदर पहले तो z की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कर देता हूं माइनस, जिससे क्या होगा z माइनस z कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बचेगा 1, यानी ये दोनों कैंसिल, ये +1 बनेगा जो एक्चुअल टर्म है, यानी ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो गया। समटाइम्स सम केस के अंदर ये आपको एडजस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ऐसे सम ज्यादा नहीं है, तो वहां पे वो आपको डिस्कशन या चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका टर्म बन गया। अब मैं क्या करूंगा, ये सेम टर्म बनाने का, नीचे जैसे सेम टर्म बनाने का एक ही रीजन था, अब दोनों साइड सेपरेट करके मैं इसको कट आउट कर सकूं। तो अब सेपरेट कर रहा हूं, फॉर माइनस 3z z माइनस 2 एज इट इज, ये टर्म है, ये इसके साथ डिवाइड करता हूं। ये कैसे काम करता है, x माइनस वाई अपॉन z है, तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे कि x के अपॉन में भी z है, माइनस y के अपॉन में भी z है, तो दोनों के कंबाइन था, वो मैंने क्या कर दिया सेपरेट। ओके, तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो पहला आपका ये टर्म है, इसके अपॉन में भी पूरा टर्म है, तो ये सेपरेट करो, तो z अपॉन z माइनस 1, माइनस वैसे ही दूसरा करो z माइनस 1, उसके अपॉन में भी पूरा का पूरा टर्म आएगा z माइनस 1। क्लियर, फॉर माइनस 3z अपॉन z माइनस 2 एज इट इज। अब यहां से कैंसिल आउट जो हो रहा है वो करो, z कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म इज 1 अपॉन z माइनस 1, माइनस यहां से z माइनस 1 कैंसिल, सो रिमेनिंग टर्म इज 1 अपॉन z। अब ये जो आपको स्प्लिट करना था वो वेरिएशन हो गया। जो इनटू वाला रिलेशन था वो आपका प्लस माइनस वाला हो गया, और उसके अंदर आपको जो स्प्लिट अलग करने थे फैक्टर्स, यानी एक टाइम पे एक ही फैक्टर आना चाहिए, दोनों में ऐसे हो गया। ओके, अब ये टर्म वापस अंदर ले जाऊंगा दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो एक फैक्टर आपका ये बनेगा, दूसरा फैक्टर ये बनेगा, यानी एक ही फॉर्मूला एक ही सम के अंदर दो बार अप्लाई होगा यहां पे। ओके, चलो तो ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई करता हूं और दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं। सो देयरफॉर ये इंटीग्रेशन यहां पे नहीं था पर अप्लाई कर रहा हूं, z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू dz ओवर c इज इक्वल टू, सेम यहां पे भी अप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ओवर c, पहले तो ये टर्म यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, फॉर माइनस 3z अपॉन z माइनस 2, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन z माइनस 1, माइनस नीचे लिख रहा हूं। अब ये फॉर माइनस 3z यहां पे जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई होता है, तो यहां पे भी इंटीग्रेशन ओवर c,
4 माइनस 3z z माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन z, यहां पे भी dz, यहां पे भी dz। ओके, इंटीग्रेशन मैंने साथ में अप्लाई कर दिया है। एक्चुअली इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही आता है, बट यहाँ पे दोनों टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म सेपरेट करने, इसलिए दो जगह पे मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है, खाली ये टर्म यहाँ पे और यहाँ पे सेपरेटली अप्लाई कर दिया है। अब ये आपका क्वेश्चन देखो, आगे के जो क्वेश्चन थे, ये पूरा का पूरा आपका एफ ऑफ जेड है, इसके अंदर एक ही फैक्टर है, तो यहाँ पे सीधा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो दोनों के आपके फैक्टर अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ जेड तो दोनों के सेम निकलेंगे, बट ये फैक्टर दोनों के अलग अलग है, यानी जो वैल्यू z इज इक्वल टू 1 या 0 सब्स्टिट्यूट करोगे वो सेपरेट बनेगी। चलो तो आप नीचे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। सो बाय कोशिश, इसको मैं इस साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैं रफ करने वाला हूँ। So last step by कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो आपको लिखना है यहाँ पे। सो फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ ए। ओके, ये फैक्टर आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। चलो तो ये अप्लाई करता हूँ। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर सी, आपका जो मेन क्वेश्चन था ये वाला 4 माइनस 3z वाला, वो लिखता हूं 4 माइनस 3z अपॉन, अब देखो नीचे इसके इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू बन रही है। ओके, तो ये लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उसकी जगह मैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड आपका ये वाला लिख रहा हूं, जिससे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। ओके, और लिख सकता हूं क्योंकि इज इक्वल टू फॉर्म है। ओके, तो 4 माइनस 3z z माइनस 2 इंटू 1 अपॉन z माइनस 1 dz माइनस इंटीग्रेशन ओवर c 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 2 1 अपॉन z इंटू dz इज इक्वल टू, अब जैसे ये बना है उसके हिसाब से आपको राइट हैंड साइड बनानी है। तो राइट हैंड साइड में 2 पाई आई तो दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आई आएगा। फिर यहाँ पे आपको मैंने क्या लिखना सिखाया था कि पहले एफ ऑफ जेड लिख दो, फिर ब्रैकेट करके z इज इक्वल टू यहाँ पे ये फैक्टर जो स्मॉल a था वो लिखना है। ये फैक्टर कौन सा आता है, जो नीचे अपॉन में होता है, इनसाइड वाला। ओके, यहाँ पे इनसाइड वाला कौन सा है, z माइनस 1। बाई चांस ये मत लिख देना, ये आपके एफ ऑफ जेड के अंदर यानी कि आउटसाइड के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, तो z माइनस 1 ये इनसाइड है, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा, एक ही जगह पे 1, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ओके, माइनस 2 पाई आई, सिमिलरली एफ ऑफ जेड लिखो। अब दूसरा फैक्टर माइनस क्यों किया है, यहाँ पे माइनस था इसकी वजह से। ओके, देन यहां पे क्या है, फैक्टर कुछ नहीं है मतलब 0 होगा, तो z इज इक्वल टू क्या लेना है 0। अब समझ में आया होगा आपको कि ये मैंने जो यहाँ पे स्प्लिट किया, पूरा ये सिंप्लीफिकेशन किया, इसका रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक टाइम पे एक ही फैक्टर की जरूरत है जो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने थे, तो ये सेपरेट किया, तो इसका फैक्टर यहाँ पे अलग अप्लाई हुआ, इसका फैक्टर यहाँ पे अलग अप्लाई हुआ, ये वाली वैल्यू, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ओके, चलो तो आप नीचे सॉल्व कर दे। 2 पाई आई एफ ऑफ जेड एक्चुअल क्या है, ये वाला टर्म 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 2, उसमें z इज इक्वल टू अपॉन माइनस 2 पाई आई एफ ऑफ जेड सेम टू सेम 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 2, z इज इक्वल टू 0। अब z इज इक्वल टू 1 इसके अंदर अप्लाई करो, तो यहां पे अप्लाई करो तो 3 इंटू 1 3 रहेगा, 4 माइनस 3 1 रहेगा, तो ऊपर 1 बचेगा। यहां पे अप्लाई करो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ऊपर नीचे 1 ही बचा बट माइनस वाला, तो 2 पाई आई आंसर रहेगा ओनली -1 माइनस यहाँ पे 2 पाई आई, z की जगह 0 अप्लाई करो तो ये 0, तो बचेगा ऊपर ओनली 4, यहाँ पे अप्लाई करो तो 0, तो 4/2 विथ माइनस 4/2 यानी 2 आंसर होता है, बट माइनस वाला तो यहाँ पे रहेगा -2। क्लियर, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 पाई आई हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये रहेगा -2 पाई आई प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 पाई आई, 4 पाई आई -2 पाई आई, सो फाइनल आंसर रहेगा 2 पाई आई। ये आपका फाइनल आंसर बना
इसके अंदर पूरे सम के अंदर जो वेरिएशन था वो यही था कि एक साथ दो फैक्टर आ रहे थे, तो उसको आपको स्प्लिट करना था। ओके, वो पूरी मेथड मैंने आपको समझा दी है। फिर भी अभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो वापस से रिवाइंड करके एक बार वापस से ये पूरा टर्म देख लेना, आपको एक्जेक्टली समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। ये सेकंड एग्जांपल है। ओके, टोटल एग्जांपल नंबर 6 है। ये आपका लास्ट सम है इस टॉपिक का जो वेरिएशन वाला है। इसके अंदर एक और फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला है बट जनरलाइज है। जनरलाइज मतलब कि अगर एक ही फैक्टर आपका स्क्वायर फॉर्म, क्यूब फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में आ रहा है, मतलब एक ही फैक्टर है बट बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नीचे है, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर z माइनस आई का होल स्क्वायर है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो फैक्टर क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू प्लस आई, यहां पे भी मिलेगा z इज इक्वल टू प्लस आई। मतलब कि एक ही फैक्टर आपके बार बार यूज हो रहा है। यहां तो एक बार में एक ही बार यूज हो रहा है, बट यहाँ पे 2 टाइम्स है, मतलब z इज इक्वल टू आई आपके पास 2 बार है। ओके, यानी कि एक ही फैक्टर ज्यादा बार मिले तब उस केस में आपको क्या करना है, ये जनरलाइज फॉर्मूला जो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये अप्लाई करना है। जिसके अंदर क्या स्पेसिफाई किया है कि आपकी जो फैक्टर होता है उसकी पावर n+1 है, तो आपका डिफरेंशिएशन, ये जो फंक्शन है ना f ऑफ a, उसका डिफरेंशिएशन उससे एक कम स्टेप के अंदर करना है। यानी n+1 पावर है तो n टाइम इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये जनरल फॉर्मूला है। अब आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो, तो ये है आपका z माइनस ए का होल स्क्वायर, वैसे यहाँ पे दिया है होल स्क्वायर, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन यहाँ पे आएगा। तो स्क्वायर है तो उसका आंसर, एक्चुअल आंसर क्या होता है यहाँ पे, ओनली f ऑफ a होता है। बट यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार, एक बार। यानी सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रखना, जितनी पावर है उससे एक कम बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। 2 पावर है तो एक बार डिफरेंशिएशन करो, 3 पावर है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करो, 4 पावर है तो 3 बार। किसका, ये फंक्शन का। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, पहले वैल्यू रख के फिर डिफरेंशिएशन मत करना, क्योंकि फिर रहेगा आपका कांस्टेंट और कांस्टेंट का आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ऑलवेज याद रखना, वो मैं यहाँ पे वापस स्टेप के अंदर समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सेम सिमिलर स्टेप है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो i इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन जस्टिफाई कर दो, 3 अपॉन z माइनस आई माइनस 6 अपॉन z माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू डी सेक, सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं है, इंटू डी सेक। ओके, अब इसके अंदर आपको सर्कल डिफाइन करना है। मॉड z इज इक्वल टू 2 दिया है, सेंटर क्या रहेगा, ओनली z है तो 0 0 सेंटर आएगा, रेडियस आएगी 2। So here C is the circle with center 0 0 and radius 2। ओके, ये डिफाइन हो गया। अब नीचे आपको इनसाइड आउटसाइड चेक करना है। उससे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर जैसे प्रीवियसली किया था वैसे ही करना है। रेडियस 2 है तो यहां पे आएगा ये 1 और ये 2, वैसे ही 2 यहां पे, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली मैंने यहां पे शो कर दिया। ओके, तो सर्कल की रेडियस r इज इक्वल टू 2 आ गई, सेंटर आपका 0 0। अब जो फैक्टर है, फैक्टर क्या है, z इज इक्वल टू i मिलेगा। सब में फैक्टर सेम ही है। i यानी कि y कोऑर्डिनेट आएगा, ओनली i है यानी कि y कोऑर्डिनेट पे आपको 1 शो करना है। तो y कोऑर्डिनेट आपका ये है, y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, उस पे i, तो ये आपका 1 फॉर्म है तो वैसे ही i फॉर्म आएगा यहाँ। i और 1 में फर्क नहीं है, i है तो y कोऑर्डिनेट पे आएगा, 1 है तो x कोऑर्डिनेट पे। तो ये आपका z इज इक्वल टू i। जो फैक्टर दिख रहा है आपका इनसाइड द कैपिटल C है। ओके, तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे शो करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ फॉर पोल, पोल ओनली एक ही है यहाँ पे, z इज इक्वल टू i, और एक ही चेक करना है आपको। किसके अंदर, सर्कल के अंदर, मॉड z के अंदर रखो, तो z की जगह में i रखो, तो i है। ओके, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, i के बिना कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। तो इसका आंसर होगा √1 स्क्वायर, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 ही रहेगा। बाय मॉड्यूलस जो हम हर बार सॉल्व करते हो वैसे 1 मिला। एक्चुअल वैल्यू रेडियस की क्या थी, 2 विच इज लेस देन 2, यानी कि इनसाइड हुआ जो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू i इज इनसाइड द सर्कल
कैपिटल सी। अब फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन करना है। अब यहां पे देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर ऑलरेडी सेपरेट करके दिया है। ओके, लास्ट टाइम हमने सेपरेट किया था, यहां पे सेपरेट दिया हुआ है। इसके अंदर ऊपर वैल्यू अलग है, इसके अंदर ऊपर वैल्यू अलग है, मतलब आपके एफ ऑफ जेड दो मिलेंगे, f1z और f2z। यहां पे जस्टिफाई कर देता हूं, हियर f1z इज इक्वल टू पहली वैल्यू 3 एंड f2z इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू 6। इसमें नीचे से कोई वैल्यू नहीं ली, रीजन आपका नीचे एक ही फैक्टर है z माइनस आई का होल स्क्वायर, बट फैक्टर एक ही है और वो फैक्टर आपका इनसाइड द कैपिटल C है और इनसाइड वाला हम f ऑफ z के अंदर काउंट नहीं करते। ओके, तो आपका f1z मिल गया, f2z मिल गया। अब कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करो। सो बाय कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे दो यूज होंगे। यहाँ पे पहला एक नॉर्मल यूज होगा जो हर बार यूज करते हैं, दूसरा आपका ये जनरलाइज वाला होगा। तो दोनों फॉर्मूला आपको लिखने हैं यहाँ पे। सो पहला इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ ए, एंड दूसरा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जितना रिक्वायरमेंट है वही लिखना, जनरल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला आपको स्क्वायर वाले की जरूरत है, तो स्क्वायर वाला ही लिखो, z माइनस ए का होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 पाई आई, एक बार डिफरेंशिएशन आएगा f डैश a। ओके, इसके हिसाब से वैल्यू बनाओ। तो इंटीग्रेशन ओवर, अब ये पूरा मर्ज कर रहा हूं। ओके, तो इंटीग्रेशन ओवर c, एक्चुअल क्वेश्चन लिख दो 3 अपॉन z माइनस आई माइनस 6 अपॉन z माइनस आई का होल स्क्वायर ब्रैकेट dz इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे फोकस करो, पहला आएगा 2 पाई आई, देन फर्स्ट फंक्शन है यानी कि f1z, ये वाला आएगा f1z। बाहर आपको वैल्यू लिखनी है, z इज इक्वल टू कौन सा, तो फैक्टर तो सबके अंदर i है, तो i ही आएगा यहाँ पे, तो z i। देन दूसरी वैल्यू, अब देखो ये वैल्यू की मैंने ये आंसर लिखा है, इसका बाकी है बीच में क्या है माइनस, ये साइन खास देख लेना, हर बार माइनस या प्लस फिक्स नहीं होगा, जो यहाँ पे साइन है वो लिखनी है। फिर 2 पाई आई, इसके अंदर अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि आपका यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है, तो f डैश आएगा। फंक्शन कौन सा यूज होगा, f2z सेकंड नंबर है, तो f2z और उसका डैश z इज इक्वल टू आपके फैक्टर की वैल्यू i। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई आई, f1z की वैल्यू क्या है 3, z इज इक्वल टू i माइनस 2 पाई आई, f2z की वैल्यू क्या है 6 और z इज इक्वल टू i। अब यहां पे देखो f2z की वैल्यू 6 है, 6 का क्या करना है डिफरेंशिएशन, 6 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो मैं यहां पे डायरेक्टली क्या कर रहा हूं 0। अब 0 के साथ में 0 के अंदर कोई वैल्यू भी नहीं रख सकते हो, 0 के साथ में जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये यहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, z है ही नहीं, तो 3 into 2 तो मिलके हो जाएगा 6 पाई i। सो ये आपका फाइनल आंसर मिला क्वेश्चन का। ओके, तो इसके अंदर वेरिएशन सिर्फ एक ही था कि अगर आपकी पावर फैक्टर की एक से ज्यादा बनती है तो उससे एक कम आपको डिफरेंशिएशन लेना है। जैसे स्क्वायर था तो एक बार डिफरेंशिएशन लिया, क्यूब होता तो 2 बार डिफरेंशिएशन लेना है। सेकंड थिंग कि f1z और f2z इसीलिए सेपरेट किया क्योंकि ऑलरेडी पहले से बीच में माइनस था। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपने f ऑफ z ऑलरेडी बाहर ले लिया था, उसके बाद स्प्लिट किया था, उसकी वजह से आपका फंक्शन कॉमन था। दोनों कंपेयर कर लेना तो आपको दोनों के डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहां पे आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर कोई भी क्वेरी निकलती है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।